नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। विश्व व्यापार संगठन में भारत सब्सिडी और वैक्सीन पेटेंट छूट पर ऐतिहासिक समझौते करवाने में सफल रहा। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत में ई कॉमर्स का संवर्धन और विनियमन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने वार्षिक रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2021 जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज जारी किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार आयोजित करने का आग्रह किया और चुनाव आयोग का मत है कि उम्मीदवार केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर महत्वपूर्ण संगठन WTO से संबंधित है। भारत WTO में सब्सिडी और वैक्सीन पेटेंट छूट पर ऐतिहासिक समझौते को करवाने में सफल रहा है। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। यूरोपीय संघ को शामिल करते हुए WTO के 164 सदस्य हैं। 23 राष्ट्र सरकारों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, जिसमें ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन की संरचना में सर्वोच्च प्राधिकार मंत्री स्तरीय सम्मेलन का है। इसमें विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 2 वर्षों में इस सम्मेलन की एक बैठक आयोजित किया जाना जरूरी है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय ले सकता है। इस 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के कुछ निष्कर्ष निकले हैं। इसमें मात्स्यिकी यानी कि फिशरीज के एजेंडे के तहत गैर कानूनी, गैर सूचित और गैर विनियमित तरीके से मत्स्यन गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। अनन्य आर्थिक क्षेत्र या क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन से बाहर के क्षेत्रों में मत्स्यन के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी। मछलियों के अधिक दोहन वाले क्षेत्रों पर बहुत सख्त नियंत्रण रखा जाएगा ताकि मत्स्य भंडार को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा कोविड के टीकों पर बौद्धिक संपदा छूट के मामले में WTO में कहा गया कि कोई देश किसी अन्य देश में पेटेंट किए गए टीकों के उत्पादन की अनुमति दे सकता है। इसके लिए किसी सहमति की जरूरत नहीं होगी और साथ ही ऐसे टीकों के निर्यात की कोई सीमा भी नहीं होगी। निदान या उपचार पर निर्णय 6 महीने में लिया जाएगा और भविष्य में महामारी से निपटने के लिए तेजी से प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही महामारियों के समय व्यापार अवरोधों को भी कम किया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन में सुधार पर इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कहा गया कि विवाद निपटान निकाय को पुनर्जीवित किया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन सुधार एजेंडा में लैंगिक, पर्यावरणीय और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी संदर्भ का उल्लेख किया गया है। साथ ही ई कॉमर्स शुल्क पर रोक के एजेंडे पर विश्व व्यापार संगठन के सदस्य अगले मंत्री स्तरीय सम्मेलन या फिर मार्च 2024 जो भी पहले हो तब तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर शुल्क लगाने पर को जारी रखने के लिए एक अस्थायी समझौते पर पहुंचे हैं। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य वर्ष 1998 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमत हुए हैं। उसके बाद के सभी मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में इस रोक को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। विकासशील देशों को हो रही राजस्व की हानि के आधार पर भारत इस रोक को जारी रखने का विरोध कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में डिजिटल व्यापार में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों और विकसित देशों का वर्चस्व है और इसलिए सीमा शुल्क पर रोक पूरी तरह से विकसित देशों के पक्ष में है। वहीं खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर यह निष्कर्ष निकला है कि उत्पादकता और उपज बढ़ाने की दिशा में कार्य करते हुए विकासशील देशों में खाद्य उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाए। अन्य देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम की खरीद पर कोई निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। हालांकि घरेलू खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली खबर व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र से। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत में ई कॉमर्स का संवर्धन और विनियमन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष हैं कि सरकार ने ई कॉमर्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण डेटा का संग्रहण एवं मिलान और रखरखाव नहीं किया है। ई फार्मेसी नियमों के प्रारूप को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। GST पंजीकरण की अनिवार्यता ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार करने वाले छोटे विक्रेताओं पर अनुचित बोझ डाला है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान नीति ई मार्केट प्लेस में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों से निपटने तक ही सीमित है। एक ही रूपरेखा के भीतर व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत डेटा के साथ समान व्यवहार अनुकूल नहीं है। साथ ही इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों में कहा गया है कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाना चाहिए। गेटकीपर प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने वाली संस्थाओं की पहचान करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही गेटकीपर के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। ई फार्मेसी क्षेत्र के लिए कठोर विनियम बनाए जाने चाहिए।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में विदेशी और भारतीय मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स के बीच अंतर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के भीतर एक डिजिटल बाजार प्रभाग स्थापित किया जाना चाहिए। इससे डिजिटल बाजारों में नियमों को लागू करने में मौजूदा अंतराल को समाप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पन्न डेटा के उपयोग और उसे साझा करने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। इसके अलावा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को अपने प्लेटफॉर्म्स पर घटिया नकली उत्पादों और सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और 1.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर सीमा के अधीन वस्तु एवं सेवा कर संरचना योजना का ऑनलाइन विक्रेताओं तक विस्तार किया जाना चाहिए, जो कि कंपोजिशन स्कीम के तहत आती है। अगली खबर यूएनएचसीआर से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूएनएचसीआर ने वार्षिक रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2021 जारी की। ये रिपोर्ट कई प्रमुख सांख्यिकीय रुझान और उनकी हालिया संख्या बताती है, जैसे कि शरणार्थी, शरण की मांग करने वाले लोगों के बारे में, आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के बारे में, विश्व भर में राज्य विहीन व्यक्तियों के बारे में और जो अपने मूल देश या मूल क्षेत्र में लौट आए हैं उन सभी के सांख्यिकीय रुझान के बारे में बताती है। हालिया रिपोर्ट में कई प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं। इसके मुताबिक वर्ष 2021 के अंत तक युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के हनन से विस्थापित होने वालों की संख्या 8 करोड़ 93 लाख थी। ये संख्या एक वर्ष पहले की तुलना में 8% ज्यादा है। वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण भारत में लगभग 50 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे। अपने ही देश के भीतर विस्थापित हुए लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित कहा जाता है, जबकि वर्ष 2021 में आपदाओं की वजह से सबसे बड़ा विस्थापन चीन में हुआ। चीन में लगभग 60 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। व्यक्तिगत शरण के लिए विश्व में सर्वाधिक आवेदन अमेरिका को प्राप्त हुए थे। इसमें जर्मनी दूसरे स्थान पर था। सभी शरणार्थियों में 69% केवल 5 देशों से आए हैं। इसमें 68 लाख लोग सीरिया अरब गणराज्य से आए हैं, 46 लाख लोग वेनेजुएला से, 27 लाख शरणार्थी अफगानिस्तान से, 24 लाख शरणार्थी दक्षिणी सूडान से और 12 लाख लोग म्यांमार से आए थे। बच्चे विश्व की आबादी का 30% हिस्सा हैं, लेकिन सभी जबरन विस्थापित लोगों में उनका हिस्सा 41% है। 57 लाख विस्थापित लोग वर्ष 2021 में अपने क्षेत्रों या मूल देशों में लौट आए हैं। इनमें 53 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित लोग और 4,29,300 शरणार्थी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ये एक वैश्विक संगठन है। ये शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों का जीवन बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के प्रति समर्पित है। इसका गठन वर्ष 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में हुआ था। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज जारी किया। वर्तमान विजन दस्तावेज पेमेंट्स विजन 2019-21 दस्तावेज पर आधारित है। ये दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए विचार प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। पेमेंट्स विजन 2025 भारत के प्रयासों का लाभ उठाने के साथ साथ सीमा पार भुगतान को बढ़ाने के लिए G20 के लक्ष्य पर भी आधारित है। इस क्रम में ये 4 प्रमुख चुनौतियों, जिसमें कि लागत, गति, पहुंच और पारदर्शिता शामिल है, इनका समाधान करने पर बल देता है। इस भुगतान की थीम है ई भुगतान सभी के लिए, सभी जगह, हर समय, यानी ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, 4 E's। इसका विजन है प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, सुनिश्चित, तेज, सुविधाजनक, सुगम और वहनीय ई भुगतान विकल्प प्रदान करना। पेमेंट्स विजन 2025 के लिए लक्ष्य हैं अखंडता, समावेशन, नवाचार, संस्थानीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण। इन 5 लक्ष्यों के तहत प्रस्तावित विभिन्न पहलों में से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जाने की अपेक्षा की गई है, जैसे कि चेक आधारित भुगतानों की मात्रा कुल खुदरा भुगतानों के 0.25% से कम होनी चाहिए। डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या में 3 गुना से ज्यादा की वृद्धि होनी चाहिए। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI 50% और तत्काल भुगतान सेवा IMPS या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण 20% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में भुगतान लेन देन कारोबार को बढ़ाकर 8% करना। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल पर डेबिट कार्ड लेन देन में 20% की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा GDP के प्रतिशत के रूप में कैश इन सर्कुलेशन में कमी की जाएगी। अगली खबर केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार आयोजित करने का आग्रह किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ये भी सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले परिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए। इससे सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित की गई है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति आवश्यकता महसूस होने पर ऐसी संस्था का गठन कर सकता है। वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था कि इस परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में होना चाहिए। इसके बाद वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से ये अस्तित्व में आई थी। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में सभी राज्यों और विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा जिन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहां के प्रशासक, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है वो इसके सदस्य होते हैं। साथ ही स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के कार्यों की बात करें तो राज्यों के बीच विवादों की जांच करना और उन्हें सलाह देना, इसके अलावा उन विषयों की जांच और उन पर चर्चा करना जिनमें 2 राज्यों या फिर राज्यों एवं संघ के समान या साझे हित शामिल हैं। साथ ही नीति और कार्रवाई के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख कार्यों में से एक है। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय परिषद की पिछले 6 वर्षों में केवल 1 बार ही बैठक हुई है। वर्ष 1990 में इसके गठन के बाद से केवल 11 बार ही इसकी बैठकें आयोजित हुई हैं। अगली खबर निर्वाचन क्षेत्र से। चुनाव आयोग का मत है कि उम्मीदवार केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ें। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने उम्मीदवारों के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के लिए फिर से नए प्रयास शुरू किए हैं। आयोग के मुताबिक एक निर्वाचन क्षेत्र को रखने और दूसरे को रिक्त करने के बाद उपचुनाव के लिए बाध्य करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए एक विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। वर्ष 1996 तक 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। बाद में इस अधिनियम में संशोधन करके केवल 2 निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित कर दी गई। मौजूदा प्रावधानों से जुड़ी चिंताओं की बात करें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में विसंगतियां हैं। आरपीए की धारा 70 उम्मीदवारों को लोकसभा या राज्य विधानसभा में 2 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने से रोकती है। इसका मतलब है कि यदि कोई उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करता है तो उसे कानूनी रूप से किसी एक सीट को खाली करना जरूरी है। इसके अलावा सरकारी कोष पर दबाव पड़ता है। दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां सीट खाली की गई है, आम चुनाव के तुरंत बाद उपचुनाव प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है। साथ ही मतदाताओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोबारा मतदान मतदाताओं में थकान आदि का कारण बनता है। इससे वे चुनावी प्रक्रिया में रुचि खो देते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट जो कि 1990 में आई थी, इसके अनुसार चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट जो कि वर्ष 1999 में आई थी, इन दोनों रिपोर्ट्स में एक उम्मीदवार को ही एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने तक सीमित करने की सिफारिश की गई थी। कानून और न्याय मंत्रालय का विधान विभाग चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सरकार में नोडल एजेंसी है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021। पिछले वर्ष के अंत में संसद ने निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया था। इस अधिनियम के भाग के रूप में सरकार ने अधिसूचना जारी की है। मतदाता सूची के आंकड़ों को आधार से जोड़ना, इसके अलावा सेवा मतदाताओं के लिए चुनावी कानून को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाना, युवा नागरिकों को वर्तमान की बजाय वर्ष में 4 बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने में सक्षम बनाना। ये अधिसूचना चुनाव आयोग के परामर्श से जारी की गई है। शत्रु संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित तौर पर प्रमुख व्यावसायिक भूमि को पट्टे पर देने के लिए शत्रु संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शत्रु संपत्तियां ऐसे लोगों की संपत्तियां हैं जो भारत पाकिस्तान युद्धों के कारण भारत से पाकिस्तान में जाकर बस गए। भारत के रक्षा नियमों के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण करने वाले लोगों की संपत्तियों और कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया था। ये शत्रु संपत्तियां भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक के अधीन हैं। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन को प्रवास कर जाने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के मामले में भी यही प्रावधान किए गए थे। ये सभी प्रावधान शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 द्वारा शासित हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने पाकिस्तान को अपनी आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित ग्रे लिस्ट में यथावत रखा है। पाकिस्तान धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को रोकने में विफल रहने की वजह से
जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान में धन शोधन ही आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत है। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के समक्ष अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए की गई थी। वर्तमान में FATF के भारत सहित 37 देश, 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद सदस्य हैं। FATF ने 2 सूचियां जारी की हैं। कॉल फॉर एक्शन के अधीन उच्च जोखिम वाले अधिकार क्षेत्रों की सूची और बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत शामिल अधिकार क्षेत्रों की सूची यानी ग्रे लिस्ट। विश्व व्यापार संगठन ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2019 में लगभग 1 अरब लोग किसी न किसी रूप में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विकार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। वैश्विक स्तर पर मनोविकृति के 71% रोगियों को उपचार प्राप्त नहीं होता है। व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013 से 2030 की दिशा में प्रगति धीमी रही है। व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना यानी CMHAP को WHO के सभी 194 सदस्यों ने अपनाया है। इसका उद्देश्य मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना और मानसिक विकारों को रोकना है। CMHAP को प्राप्त करने के 3 प्रमुख मार्ग हैं। मानसिक स्वास्थ्य में केंद्रित निवेश करना, घरों, समुदायों, स्कूलों, कार्यस्थलों और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं आदि में परिवेश को फिर से आकार प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में विविधता लाकर इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना। मौसिन राम और चेरापूंजी। मौसिन राम और चेरापूंजी में जून महीने के एक दिन में संपूर्ण देश के औसत से ज्यादा वर्षा हुई है। चेरापूंजी और मौसिन राम दोनों मेघालय के पूर्वी खासी हिल जिले में पवनाभिमुख दिशा में स्थित हैं। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के माध्यम से अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि ये स्थान इन पवनों के मार्ग में स्थित है, ये स्थल 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और इसलिए बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें इन पहाड़ियों द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर भारी वर्षा होती है। भारतीय प्रेस परिषद। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई PCI की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। PCI एक सांविधिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। ये प्रेस के लिए और प्रेस द्वारा प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ये प्रेस द्वारा नैतिकता के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों का न्याय निर्णयन करती है। परंपरा के मुताबिक इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। वर्तमान में परिषद की कार्यप्रणाली प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत शासित है। रुक्मिणी कृष्ण यात्रा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का उद्देश्य स्मारकों का संरक्षण करना और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच रुक्मिणी कृष्ण यात्रा का आयोजन बड़े पैमाने पर करना है। साथ ही इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना भी है। ऐसा माना जाता है कि रुक्मिणी का संबंध इडू मिश्मी जनजाति से है। इडू मिश्मी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में अधिवासित एक जनजातीय निर्जातीय समुदाय है। रुक्मिणी निचली दिबांग घाटी में रोइंग से 30 किलोमीटर दूर स्थित पौराणिक स्थल भीष्मक नगर से संबंधित थी। पोरबंदर गुजरात में कृष्ण के रुक्मिणी के साथ विवाह का उत्सव मनाया जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का एक क्षेत्र है। ये मध्य पूर्व में जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है। ये एक स्थल रुद्ध क्षेत्र है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन का अन्य क्षेत्र है। वर्ष 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। हालांकि फिलिस्तीन ये चाहता है कि ये उसके भविष्य के राज्य का मुख्य हिस्सा बने। वेस्ट बैंक से उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी दिशा में इजराइल की सीमाएं लगती हैं। इसके पूर्व में जॉर्डन स्थित है। वेस्ट बैंक के अधिकांश क्षेत्र में उत्तर दक्षिण दिशा में चूना पत्थर की पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों की ढलान नीचे जॉर्डन घाटी और मृत सागर से सटे क्षेत्र की ओर है। मृत सागर पृथ्वी पर सबसे निचला स्थान है। अगला है खैरसोन क्षेत्र में प्रॉक्सी सरकार ने घोषणा की है कि सभी नवजात शिशुओं को रूसी नागरिकता प्रदान की जाएगी। खैरसोन दक्षिणी यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। ये काला सागर में विलीन होने वाली नीपर नदी के तट पर स्थित है। काला सागर रूस के लिए अत्यधिक भू सामरिक महत्व रखता है। ये यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रूसी सेना के अधीन आने वाला पहला प्रमुख शहरी केंद्र है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।